हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन दिस वीडियो। आज का वीडियो एक करंट अफेयर का टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज हम संविधान का 130वां संशोधन जो विधेयक था 2025 में जो लाया गया था उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो मानसून सत्र होता है उसमें इस बिल को लाने की चर्चा हो रही है दोबारा, क्योंकि ये आपका जो संसदीय समिति थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी स्पेशली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसको ये सौंपा गया था। तो उसने अपनी इसके ऊपर गहन चर्चा करी, देन उसके बाद इसको दोबारा पटल पर रखने की बात की है। ये जो विधेयक है सिर्फ इसलिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा, उसके बियॉन्ड भी ये ना बहुत इंटरेस्टिंग विधेयक है, क्योंकि इसमें जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं और हमारे सीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट में हो चाहे फिर सेंटर की कैबिनेट में हो, ये उनके पद से संबंधित है, यानी कि उनका पद से निष्कासन स्वतः हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब चीजें प्रोसेस होंगी। तो इसी को शुरू करते हुए एक शॉर्ट में ओवरव्यू इसको कंप्लीट ओवरव्यू देके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक इसको नहीं बनाएंगे हम, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, न्यायिक हिरासत में 30 दिन पूरे होने पर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मंत्री और मंत्री को स्वतः पद से हटाना, इसके प्रावधान, इसमें बहस, तुलनात्मक दृष्टिकोण और आगे की राह, ये सब हम इसमें अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपका 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था। देन उसके बाद ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया। देन 17 जुलाई 2026 को रिपोर्ट अपेक्षित है कि ये आने वाली है, और संभावित विचार है कि जो मानसून सत्र है आपका 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त 2026 में जो अभी चलेगा आगे, तो उसमें ये विधेयक को दोबारा रीइंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। तो देखिए अब क्या है। तो इस विधेयक से जो संविधान में आर्टिकल है, अनुच्छेद 75, 164 और 239 डबल ए, इसमें संशोधन किया जाएगा। साथ ही साथ हिरासत की समय सीमा 30 दिन की बताई गई है, और आवश्यक विशेष बहुमत चाहिए इस बिल को पास करने के लिए, 2/3 ऑफ विथ स्पेशल मेजोरिटी। ओके, तो चलो देखिए यह विधेयक वास्तव में है क्या। संविधान 130वां संशोधन है, एक नई संवैधानिक व्यवस्था बनाता है। इसके तहत प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या फिर पुडुचेरी हो गया, तो इस पर जो राज्य मंत्री होगा या जो भी मतलब कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए दो शर्तें हैं। वो दो शर्तें क्या है जिसके बेस पे इनको हटाया जा सकता है? पहला, व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है। दूसरा, अगर लगातार 30 दिनों तक वो न्यायिक हिरासत में रहा हो, यानी जुडिशियल कस्टडी में रहा हो। इसी तरह के दो सहायक विधेयक पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों पर भी यही व्यवस्था लागू करते हैं। तो यानी कि जो दो शर्तें हैं ना, 30 दिनों तक अगर उसको जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत, या फिर उस पर 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का कोई अपराध का आरोप लगा है, तो तब वो अपने पद से हट सकता है और ये प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी। अब देखिए आगे कौन से अनुच्छेद इसमें चेंज होने वाले हैं। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? 75 प्रधानमंत्री व केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति और कार्यालय की बात करता है आर्टिकल 75 के द्वारा। और प्रस्तावित परिवर्तन अब अमेंडमेंट के थ्रू इसमें क्या चेंजमेंट लाने की कोशिश करी जाएगी। जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक केंद्रीय मंत्री को हटाएंगे। सलाह न मिलने पर पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। और आर्टिकल 164 ये राज्य संबंधित है, राज्य मंत्री की नियुक्ति और कार्यालय। और इसमें क्या होगा कि संशोधन के बाद जो राज्यपाल होगा वो सीएम की सलाह पर 31वें दिन तक राज्य मंत्री को हटाएंगे
अगर नहीं हटाएंगे तो स्वतः ही उसका पद समाप्त माना जाएगा। ऐसी आर्टिकल 239 डबल ए, इसमें जो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उसकी विशेष स्थिति की बात की गई है। तो इसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा, जो राष्ट्रपति होगा वो दिल्ली सीएम की सलाह पर कार्य करेंगे और वही 30 दिन का नियम लागू होगा इसमें भी। ठीक है। देन अब यह विधेयक क्यों लाया गया, पहले ये देखते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में ना बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही थी कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जिनके ऊपर एलिगेशंस के चार्जेस लगे थे, देन उनको जेल हुई, देन वो लोग जेल से ही सरकार चला रहे थे। तो इसमें पहला ही पॉइंट वही है कि जेल से ही सरकार चलाने की समस्या। मौजूदा कानून में केवल हिरासत के आधार पर मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर हिरासत में किसी मंत्री को रखा है तो हम ऐसे ही नहीं हटा सकते उसको। कार्यालय केवल दोष सिद्धि, इस्तीफे या बहुमत खोने पर ही समाप्त होगा। इससे नेता महीनों हिरासत में रहते हुए भी तकनीकी रूप से अपने पद पर बने रह सकते थे। ओके, ये जेल वाली प्रॉब्लम थी। देन दूसरा, संवैधानिक नैतिकता व जनविश्वास। अब यहाँ पे थोड़ा एथिकल डायमेंशन डाल दिए इन लोगों ने। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में संवैधानिक नैतिकता और सुशासन का हवाला दिया गया है। तर्क है कि उच्च संवैधानिक पदों पर वही व्यक्ति रहे जो हिरासत में रहते हुए बाधा रहित रूप से कर्तव्य निभा सकते हैं। देन तीसरा पॉइंट है कि राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, यानी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो एडीआर 2025 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग लगभग 45% वर्तमान जो विधायक है उस उन विधायकों में किसी न किसी प्रकार का आपराधिक मामला है और 29% पर गंभीर आरोप है, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण। और 46% से अधिक सांसदों पर हमले, सॉरी, 46% से अधिक सांसदों पर मामले लंबित है, यानी कि पेंडिंग केसेस। तो देख रहे हो, ये दीज ऑल आर लॉ मेकर्स, ये सब लॉ बनाएंगे हमारे लिए। एंड ये सब मतलब मोस्टली 45% कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी आधे मान के चल लो। तो इनके ऊपर लाइक क्रिमिनल चार्जेस है, वो भी छोटे मोटे नहीं, लाइक छोटी मोटी गुंडागर्दी, थप्पड़ हप्पड़ या धक्काबाजी नहीं, हत्या, बलात्कार, अपहरण, बहुत डीप एलिगेशन चार्जेस वो भी सब पेंडिंग है। और सेम एस जो एमपी उनके ऊपर भी। तो प्रशासनिक ठहराव का जोखिम, चौथा पॉइंट, जेल की कोठरी से किसी विभाग या राज्य को चलाना वास्तविक शासन, सुरक्षा और फाइल मंजूरी संबंधित समस्याएं पैदा करता है, खासकर आपातकालीन निर्णयों में। ठीक है, तो मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर अब साइन चाहिए भाई, किसी मंत्री के, किसी मिनिस्टर के। अगर वो जेल में है, वो पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहा है, तो इससे ना व्यवधान उत्पन्न होता है। तो ये 4 पॉइंट थे जिसके कारण ये विधेयक लाया गया। देन अगला एक ट्रिगर का उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी केंद्रीय मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया जाता है और जमानत नहीं मिलती है तथा हिरासत लगातार 30 दिन तक चलती है, तो 31वें दिन राष्ट्रपति को पीएम की सलाह पर उसे हटाना होगा, या बिना किसी दोष सिद्धि के भी अगले दिन से पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी पीएमएलए को यहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया है। देन नेक्स्ट, वास्तविक मामले जिन्होंने यह विधेयक जन्माया, मतलब वो रीजन्स, वैसे तो बहुत सारे रीजन्स है बट इसमें इन रीजन को हम मेन मान सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को 24 में, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में, जो शराब नीति थी इनकी, 5 महीने से अधिक समय तक ईडी की हिरासत में रहे थे, 5 महीने से ज्यादा समय तक। फिर भी तकनीकी रूप से सरकार के मुखिया बने रहे थे, वो इस्तीफा भी नहीं दिया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी, पर आधिकारिक कामकाज से रोका, यानी कि तुम काम नहीं कर सकते हो, अतः उन्होंने इस्तीफा दे दिया इन द लास्ट। ठीक है। इसी कारण से वो खामी उजागर की कि जिसे यह विधेयक लक्षित करता है, टारगेट करता है, सीएम का औपचारिक रूप से पद पर बने रहना जबकि वास्तव में शासन करने में असमर्थ होना। दूसरा, वी सेंथिल बालाजी, तमिलनाडु 2023 केस। धन शोधन मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के एक मंत्री से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे स्वतंत्रता या पद में से एक को चुनो। तो जमानत मिलने के बाद उन्होंने अंततः इस्तीफा दिया। यहाँ भी कोई स्वतः लागू होने वाला संवैधानिक तंत्र नहीं था, परिणाम स्वरूप न्यायिक दबाव और व्यक्तिगत विकल्प पर निर्भर था, कानून पर नहीं। तो मतलब ये 2 केस थे जहाँ पे लगा कि ये सब चीजें होनी चाहिए।
अभी देखते इसके बाद हम अपना व्यू देंगे कि क्या कितना इम्पोर्टेंट है ये बिल। फर्स्ट थिंग इसके अभी आगे देखते चलो। तो अब जो ये बिल है, अब इसमें किसी मंत्री को, मतलब जो भी है, उसको हटाने की प्रक्रिया काम कैसे करेगी? सबसे पहले तो मंत्री, सीएम या पीएम को ऐसे आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसमें 5 वर्ष की सजा हो सकती है। दूसरा, एक तो दिन 1 से लेके 30 दिन तक क्या सीन होगा पूरा, लगातार न्यायिक हिरासत होगी 30 दिन तक लगातार। 30 दिनों के भीतर किसी भी समय जमानत मिल जाती है तो प्रावधान लागू नहीं होगा, कोई हटाना नहीं। अगर 30 दिनों के भीतर जमानत मिल जाती है यानी बेल मिल गई। और 30वें दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को इस दिन तक इस्तीफा देना चाहिए। 31वें दिन अन्य मंत्रियों के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम या सीएम की सलाह पर हटाएंगे। इसमें पीएम सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया, पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति। विधेयक व्यक्ति पर स्थायी रोक नहीं लगाता। हिरासत से रिहा होते ही मुकदमा समाप्त होने से पहले भी वो पुनः पद पर आ सकता है। तो एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए? हटाना केवल लगातार हिरासत से जुड़ा है, चार्जशीट, मुकदमा या दोष सिद्धि से नहीं। यही कारण है कि आलोचक इसे जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक निर्दोष के सिद्धांत से टकराव बताते हैं, जबकि समर्थक इसे सजा नहीं बल्कि व्यवहारिक शासन सुधार बताते हैं। तो मेन सीन यह है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो वो उसके पद से हम उसको क्यों हटाएंगे? जब तक मतलब एलिगेशंस, अभी खाली एलिगेशंस लगे हैं, एलिगेशन झूठे भी तो हो सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे इसमें इसके पक्ष में क्या तर्क है? शीर्ष स्तर पर जवाबदेहिता, उच्चतम पदों पर सर्वोच्च नैतिक मानक लागू होते हैं। गंभीर अपराध में हिरासत के दौरान पीएम, सीएम या मंत्री सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकते। और रिमोट कंट्रोल शासन का अंत, यानी कि जो जेल के अंदर से शासन चलाने की कोशिश करते हैं। लाइक जब केजरीवाल आपके अरेस्ट हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। स्पष्ट और समयबद्ध शर्त, निश्चित 30 दिन का नियम, राजनीतिक दबाव या अदालतों द्वारा तत्कालिक निर्णय, स्वतंत्रता या पद चुने की तुलना में अस्पष्टता व विवेकाधिकार को कम करता है। प्रतिवर्तनीय और दंडात्मक नहीं। रिहाई पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान इसे करियर समाप्ति की सजा नहीं बल्कि एक कार्यात्मक विराम के रूप में प्रस्तुत करता है। और विपक्ष में क्या तर्क है जिनके ऊपर आलोचना हो रही है? निर्दोषता की धारणा का उल्लंघन, कि कोई अगर निर्दोष है, अगर वो कन्विक्ट नहीं ठहराया गया है, खाली उसको अंदर जेल में डाल दिया गया है, अभी उसकी जो भी सजा थी अभी वो साबित नहीं हुई है, तो ये तो गलत है। देन अगला, मूल ढांचे का सिद्धांत का जोखिम। आलोचकों का तर्क है कि बिना मुकदमा या अविश्वास प्रस्ताव के किसी निर्वाचित पीएम सीएम को स्वतः हटाना संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण यानी कि फेडरलिज्म और जो सेपरेशन ऑफ पावर है, और कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ और स्वतंत्र निष्पक्ष शासन को ठेस पहुंचा सकता है। जैसा कि केशवानंद भारती मामला 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना की बात की गई थी, मूल ढांचा, उसके खिलाफ एक प्रकार से इसको बता रहे हैं जो भी आलोचक है। देन राजनीतिक प्रतिशोध का औजार मान के ऐसा माना जा रहा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ईडी, सीबीआई का यूज करके जो अपोजिशन के सीएम या एमएलए या जो भी मतलब मेंबर्स है, उनके ऊपर राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकती है। देन गंभीर अपराध की स्पष्ट परिभाषा, यानी कि कोई परिभाषा नहीं है गंभीर अपराध होना क्या चाहिए। 5 वर्ष की सीमा में लगभग गंभीरता के अपराध शामिल हो जाते हैं, अलग अलग गंभीरता के अपराध। तो वित्तीय अपराधों से लेकर पोक्सो आरोपों तक बिना किसी बारीक भेद के, यानी कि डिफाइन नहीं किया गया इसमें कि गंभीर अपराध एक्चुअली है क्या। और जमानत कानूनों की असमानता। पीएमएलए द्वारा, जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसकी धारा 45 जैसे कठोर जमानत प्रावधानों में जमानत मिलना कठिन है, इसलिए मजबूत साक्ष्य के बिना भी 30 दिन की हिरासत सामान्य है। तो पीएमएलए के अंदर तो अगर किसी के ऊपर चार लग गया तो देन उसका हटना तो तय है, ऐसा माना जा रहा है इसमें।
और सामूहिक अस्थिरता की आशंका। यदि कई मंत्री एक साथ गिरफ्तार हो जाएं, तो बिना किसी दोष सिद्धि के पूरी सरकार गिरने की स्थिति में आ सकती है। तो ये सब इसमें आपके आलोचना या विपक्ष में तर्क बताए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट, यह विधेयक पारित करना कठिन क्यों है? क्योंकि ना इसमें आपका विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए। तो अभी क्या सीन है कि और कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इसको हम विशेष बहुमत कहते हैं। यानी कि जो कुल सदस्य संख्या है उसका तो बहुमत होना ही चाहिए, साथ साथ 2/3 ऑफ मेजोरिटी, उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग करने वाले हैं। साथ ही साथ कम से कम आधे राज्य जो विधानमंडल है, यानी कि जो जितने स्टेट है उनके आधे स्टेटों द्वारा अनुसमर्थन, क्योंकि यह राज्य सरकार की संरचना को भी प्रभावित करता है। तो बहुत ही रिजिड है अभी तक देखने में तो लग रहा है। देन अब सीन क्या है कि लोकसभा में 540 कुल प्रभावी संख्या है, ठीक है। वैकेंट है उनको हटा के बता रहा हूँ 540। देन उसका 2/3 अगर हम निकालेंगे तो 360 लगभग इसके आसपास बैठता है। बट अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी प्लस उनके जो अलाइज है, अभी जब से राघव चड्ढा वगैरह ये सब उसमें चले गए हैं, सॉरी राघव चड्ढा बोल रहा हूँ तो राज्यसभा का है, आपके टीएमसी के जो मेंबर है, एमपीज है, जब से वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी एक जो नई पार्टी थी उसमें चले गए हैं, तो अब जाके 320 लगभग एनडीए के टोटल एमपी हो रहे हैं। बट अब अभी भी 40 एमपी की कमी है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे चाणक्य। अमित शाह कैसे कुछ भी कर सकते हैं, अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अब क्या होने वाला है इसमें। देन राज्यसभा में 245, 163 2/3 चाहिए होता है। देन 150 154 अभी टोटल मेंबर है, इन सबको जोड़ के राघव चड्ढा वगैरह को भी जोड़ के। देन नौमत फिर भी कम पड़ रहे हैं। देखते हैं कि मेजोरिटी कैसे आएगी यहाँ पे। ओके, देन अब यहाँ पे क्या है कि वर्तमान स्थिति क्या है इसमें? अभी वर्तमान स्थिति नहीं, अब देन आगे देखते हैं। अन्य लोकतांत्रिक आपराधिक हिरासत में फंसे नेता को कैसे संभालते हैं, यानी कि कंपेयर करिए और देशों में क्या व्यवस्था है। जैसे अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग या सीनेट द्वारा मुकदमा वो हटाने की प्रक्रिया है वहाँ भी, एक रिजिड प्रोसेस है, इतना आसानी से नहीं है। दक्षिण कोरिया में क्या है कि जो नेशनल असेंबली है वहाँ महाभियोग लाती है, संवैधानिक न्यायालय पुष्टि करता है और हटाने के 60 दिनों के भीतर नए चुनाव होते हैं। सॉरी। देन ब्रिटेन में क्या है कि हिरासत आधारित हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएम हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास खोने या इस्तीफा से पद छोड़ देगा। देन फ्रांस में क्या है, राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए व्यापक छूट प्राप्त है। संसद उच्च न्यायालय के रूप में केवल गंभीर कर्तव्य उल्लंघन पर ही हटा सकती है। एज सच कुछ उतना खास है नहीं, बट फिर भी लेट इट। देन आगे देखते हैं और क्या है। अब आगे की वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हटाने से पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए सबसे पहले, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 30 दिनों का जो टाइम पीरियड दिया है, इसके द्वारा किसी को भी किसी भी एक्ट के थ्रू, किसी भी लॉ के थ्रू, किसी भी जैसे पीएमएलए जिसमें बेल ही नहीं मिलती है, तो किसी को भी आराम से हटा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ना न्यायिक प्रोसेस होनी चाहिए, पूरा जुडिशियल जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा जांच पड़ताल के बाद गुजरना चाहिए। तो इसकी बात कर रहा है। फिर उसके बाद एक समय सीमा होनी चाहिए। देन गंभीर अपराधों की निश्चित सूची होनी चाहिए कि वो क्या है गंभीर अपराध आखिर। सामान्यतः 5 वर्ष या अधिक सीमा के बजाय एक विशिष्ट सूची होनी चाहिए कि ये अपराध एज ए कंसिडर गंभीर अपराध। स्वतंत्र और स्वीकृति प्राधिकरण, एक निष्पक्ष प्राधिकरण होना चाहिए, ट्रिब्यूनल बनना चाहिए जिसमें इन सब की बात हो, जिसमें सत्तारूढ़ जो दल है अलग एक निकाय जो प्रमाणित करे कि गिरफ्तारी राजनीतिक से प्रेरित नहीं है। और त्वरित सुनवाई, विधेयक के साथ तेज मुकदमा समय सीमा जोड़ना ताकि बिना दोषी हिरासत स्वयं दुर्लभ हो जाए। तो अभी इसमें इतना ही है। देन और कुछ खास एक बार अब इसका देख लेते हैं कि शॉर्ट में कि क्या क्या था पूरा विधेयक। जो आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो कि अगस्त 2025 में अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
इसके द्वारा आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और 239 डबल ए यानी दिल्ली में संशोधन प्लस पुडुचेरी जम्मू कश्मीर के लिए अलग विधेयक है। और ये 5 साल की सजा का प्रावधान करता है। अगर 5 साल की सजा वाला कोई भी MP, MLA या कैबिनेट मिनिस्टर दोषी पाया गया है या दोष सिद्ध है या उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, नंबर 1 वो, प्लस अगर 30 दिन की हिरासत में कोई बंदा या कोई भी MP, MLA मेल फीमेल 30 दिन की हिरासत है तो उन्हें पद से त्यागपत्र देना होगा। देन ये PM, CM को 30वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। जो PM और अगर CM के ऊपर एलिगेशंस है और अगर नहीं देने पर 31वें दिन पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और अन्य जो मंत्री होंगे PM, CM की सलाह पर 31वें दिन राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा हटाए जाएंगे। रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति, यह स्थायी प्रतिबंध नहीं है। वास्तविक मामले से प्रेरित अरविंद केजरीवाल दिल्ली और जो भी है नेक्स्ट। आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इसमें संख्या बल यानी कि पास करने के लिए जो NDA लोकसभा में प्लस 40 और राज्यसभा में, यानी कि 40 लोग अभी चाहिए, तब जाके 360 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, तब जाके संविधान संशोधन विधेयक हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। देन JPC जो है 17 जुलाई 2060 को अपेक्षित प्रावधान के सुरक्षा उपाय सहित बरकरार रखने की संभावना और वैश्विक तुलना हमने देखी थी। कुल मिला के ऐसा है, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये था आपका